वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग एक नया चैप्टर का प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है नाभिक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। देखिए, मानव मस्तिष्क जिज्ञासु होता है। कैसा होता है? जिज्ञासु। उसे जिज्ञासा रहती है जानने की। अगर कोई रहस्यमयी पैकेट कहीं मिल जाए तुम्हें तो तुम्हारा मन होगा इसको लाओ खोल के देखें क्या है इसमें। कुछ ना होगा, कूड़ा पड़ा उसके अंदर, लेकिन नहीं, इच्छा होगी। ये जिज्ञासु स्वभाव है। तो हमेशा से वैज्ञानिकों का प्रयास रहा है कि जाने दुनिया कैसे बनी, ब्रह्मांड में क्या है, नाभिक में क्या है, परमाणु में क्या है। तो नाभिक की संरचना के बारे में अलग अलग विचार आते रहे समय समय पर। एक समय देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई है। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी 1932 में चैडविक ने की थी। किसने? उससे पहले न्यूट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तो जब तक 1932 में चैडविक ने डिस्कवरी नहीं की न्यूट्रॉन की, तब तक की जो परिकल्पना थी नाभिक के बारे में, रदरफोर्ड ने अपनी अल्फा पार्टिकल की जो बम्बार्डिंग कराई थी वो सन 1911 की बात थी। तो उन्होंने एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी कि नाभिक में धनावेश पूर्ण रूप से होता है और उसके चारों तरफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। उसी समय एक थ्योरी नाभिक की एग्जिस्टेंस के बारे में चल रही कि नाभिक, कुछ लोग अपने अपने व्यू थे सबके, उस समय तक यह माना जाता है नाभिक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना है। नाभिक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग नगण्य होता है। कितना होता है? प्रोटॉन के सामने। और लेकिन आवेश होता है प्रोटॉन के बराबर। तो इस परिकल्पना में जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं, देखिए दो तीन थ्योरी है नाभिक के बारे में। पहली थ्योरी पढ़ा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हाइपोथेसिस, यानी परिकल्पना। इस परिकल्पना में यह मान लिया गया था कि नाभिक में दो चीजें होती। कौन दो चीजें होती? एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, और दूसरा प्रोटॉन। ठीक है भाई। न्यूट्रॉन तब तक लोग जानते नहीं थे तो उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। अब प्रश्न जैसे उठा कि अच्छा कैसे ये बात सिद्ध हो सकती कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। 2He4 सुना कि नहीं सुना? सुना कि नहीं सुना? जिन लोगों ने ये थ्योरी दी, रदरफोर्ड वगैरह ने, उन्होंने देखी दलील क्या दी, समझना भाई। प्रूफ, विज्ञान तो प्रूफ मांगता नहीं, प्रमाण। लेकिन कभी ध्यान रखना, जो विज्ञान कह रहा है आज सही हो सकता है, कल वो झूठा भी निकल सकता है। विज्ञान प्रमाण दे देता है, लोग मान जाते हैं, बाद में उससे विपरीत कोई प्रमाण आ जाते हैं तो चुप्पे होना पड़ता है। यहां देखो, ये थ्योरी विज्ञान की है, कोई हमारी नहीं है। घनश्याम दुबे नहीं दी थी ये थ्योरी। किसकी? विज्ञान की और वैज्ञानिकों की। ये थ्योरी गलत है। तुम आज जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? क्या नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ये जानते हो? लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कहो न्यूट्रॉन के साथ कोई बैठा हो। फिलहाल इस थ्योरी के हिसाब से सुनना जरा। इस थ्योरी को बताने वालों ने कहा कि नाभिक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो प्रोटॉन होते हैं। जरा ध्यान देना प्लीज, ध्यान से। अगर इनको मिलाया जाए, ध्यान देना, दो इलेक्ट्रॉन और चार प्रोटॉन, इनकी थ्योरी ये थी शुरुआत में। आप पहले एक बात समझ लो, इलेक्ट्रॉन पे आवेश हो गया ऋण 2 कि नहीं हो गया बताओ? और प्रोटॉन 4 मिलाकर के आवेश कितना बना रहे हैं? धन 4। और टोटल एक साथ अगर नाभिक में देखो तो कितना आएगा? धन 2। हीलियम पे धन 2 आवेश होता कि नहीं होता है? परमाणु क्रमांक 2 ही 2 है, या 2 प्रोटॉन वैसे होते हैं। तो इसका अगर आवेश देखा जाए अल्फा कण का या नाभिक का या हीलियम का, तो कितना होता है? धन 2 होता कि नहीं होता है? ये बात सिद्ध हो रही। यानी 2 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन नाभिक में, इनका ये मानना था। तो ये भार कैसे 4 हुआ जरा देखो। तो मैंने कहा भार किससे बना? केवल प्रोटॉनों से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार प्रोटॉन के सामने नगण्य है। तो केवल भार बनाने के लिए किसकी जिम्मेदारी बनी? प्रोटॉन की। 4 देखो, आवेश हो गया प्रोटॉन मिला के 2 और भार हो गया अकेले प्रोटॉनों का। संतुष्ट हुए कि नहीं आप? अगर आप ये नहीं जानते कि नाभिक में न्यूट्रॉन होता है तो आप मान जाएंगे बात की नहीं? तो जिस समय तक न्यूट्रॉन के बारे में जानकारी नहीं थी, तब तक वैज्ञानिक लोग कहते थे कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन है और नाभिक में प्रोटॉन है, दोनों मिल करके आवेश बना देते हैं। प्रोटॉन धन और इलेक्ट्रॉन ऋण मिला लो, जो बचे वो आवेश है। और अकेले प्रोटॉन का जो है वो भार है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भार नगण्य है। ये पहली हाइपोथेसिस है, इस पे लिखना जरूरी है। पता तो रहे विज्ञान में झूठ बोलता है, झूठ नहीं बोलता एक्चुअल में, वो समझने में गड़बड़ हो जाता है। विज्ञान नहीं झूठ बोलता, वैज्ञानिक समझ नहीं पाते चीज को। ज्योतिष भी एक विज्ञान है, ध्यान रखिएगा। ज्योतिषी जब सही गणित लगा देते, गणित है वहां पर, क्या? मैथमेटिक्स।
कैलकुलेशन सही हो गई तो भविष्य सही बता देंगे एकदम। जितना बड़ा ज्योतिषी होगा उतना बड़ा वो गणितज्ञ होगा, यानी उसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। और अगर गणित उसकी गड़बड़ हो गई, कुछ गुणा भाग जोड़ घटाव में कोई मिस्टेक कर गया तो आंसर गलत आएगा कि नहीं, और गलत आंसर आता उसकी गणना में तो भविष्य भी गलत बता देता। फिर हम कहते गलत बता दिया, बता रहे थे ऐसा वर्षा होगी, और वर्षा हुई नहीं, 3 दिन बाद हुई जाके, क्योंकि कैलकुलेशन उनकी सटीक नहीं हो पाई। तो जहां निकलना चाहिए आंसर उससे थोड़ा खिसक के आ गया तो मामला कुछ गड़बड़ हो गया। बारिश का स्थान मान लो कानपुर आना था और बगल में आ गया कहीं दूसरे जनपद का, तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं। तो ज्योतिष भी एक गणित है। फिलहाल यह बात करते, तो यह हाइपोथेसिस सेटिंग डालो, मैं थोड़ा सा लिखाता हूं। लिखिए, इस परिकल्पना के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार नाभिक का निर्माण प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों से होता है। अर्थात नाभिक में प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक का आवेश बराबर प्रोटॉनों की संख्या धन, या प्रोटॉन धन इलेक्ट्रॉन लिख दो। आवेश किससे बना? प्रोटॉन धन इलेक्ट्रॉन। और नाभिक का द्रव्यमान प्रोटॉन। लास्ट में लिख देना केवल प्रोटॉन के द्रव्यमान में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान प्रोटॉनों की तुलना में नगण्य होता है। ये उदाहरण में लिख लो। उदाहरण हीलियम कण के लिए, हीलियम का नाभिक 2He4, अर्थात इसमें चार प्रोटॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आप कहेंगे आवेश हीलियम का देखो कैसे बना। आवेश बराबर +4 -2 यानी प्लस का 2, द्रव्यमान 4, क्योंकि वो प्रोटॉनों की संख्या से बनेगा। नोट कर लो, अलग ये फेल हो गया है, आगे फिर बताते हैं। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, एक और परिकल्पना जो आज हम लोग सत्य मान रहे हैं या फिलहाल जो चल रही है। भविष्य में क्या होगा उसकी बात भविष्य में की जाएगी। तुम लोग के बच्चे जब पढ़ने आएंगे तब तक हम कुछ निकाल के रखेंगे, तब बताएंगे। तो देखिए, हाँ मैंने कहा ना, मैं 100 साल पहले भी पढ़ाता था फिजिक्स, और आज भी पढ़ाता हूं, और 100 साल बाद तक तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हाँ, क्योंकि अभी मेरी एज ही जस्ट 18+ हुई है। यस, अभी ज्यादा उम्र ही कहां है, मैं जस्ट 18+। तो अभी तो लंबा मुझे मतलब चलाना है। तो तुम लोग के बच्चे, उनके भी बच्चे आ सकते हैं हमारे पास, स्वागत है उनका। तो मैं बात कर रहा हूं नई परिकल्पना जो अब आई है, सुनिए जरा इसके बारे में। हालांकि इसको भी लगभग 100 साल हो गए हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना।
ध्यान रखिए 1932 में जेम्स चैडविक ने नाभिक की खोज की, उसमें न्यूट्रॉन की खोज की। इसके बाद सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि नाभिक में वास्तव में इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं। इसके कुछ प्रमाण भी हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं हो सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है ना, नाभिक का, वो इलेक्ट्रॉन से भी छोटा होता है, नहीं कम होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन होता नाभिक में तो कम से कम उतना तो होना चाहिए ना चुंबकीय आघूर्ण जितना इलेक्ट्रॉन के पास है। तो इससे पता चला इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं होता नाभिक के। इसके बाद इलेक्ट्रॉन के पास जितनी ऊर्जा होती है, अगर उतनी ऊर्जा का कोई कण नाभिक में रह जाए तो कभी उपस्थित नहीं हो सकता, वो बाहर निकल आएगा अपने आप उतनी ऊर्जा के साथ। इसलिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं होती, वो परिकल्पना समाप्त हो गई। तो अब हम बात करते हैं कि लिखिए जरा, जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज की। इसके बाद प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन परिकल्पना असफल सिद्ध हुई और यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई कि नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। जहां न्यूट्रॉन उदासीन होता है, किंतु इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग समान होता है। लगभग समान होता है। अतः नाभिक का आवेश केवल प्रोटॉनों से निर्धारित होता है। केवल प्रोटॉनों से निर्धारित होता है। जबकि द्रव्यमान प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों मिलकर बनाते हैं। उदाहरण से समझ लो जरा, वही उदाहरण फिर हम उठा रहे हैं हीलियम का 2He4 के लिए। अब देखो आवेश कैसे बना। आवेश किससे निर्धारित हुआ? मैंने कहा प्रोटॉनों की संख्या से। और प्रोटॉनों की संख्या, और इसमें प्रोटॉन कितने हमने माने? 2। यहां प्रोटॉन 2 हैं और 2 ही न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन तो उदासीन, तो आवेश में शामिल नहीं होगा, लेकिन शामिल किसमें होगा?
द्रव्यमान माने होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो जब हमने मान लिया कि 2 प्रोटॉन 2 ही न्यूट्रॉन है, तो देखो भार फिर से 4 आ गया कि नहीं आ गया बताओ। तो देखो द्रव्यमान हो गया 4 और आवेश हो गया केवल प्रोटॉन से 2। यही आज सत्य है और इसको हम मानते हैं, नोट करें। देखो अब बात करते हैं नाभिकीय आकार की। हमारा यह आकार मतलब साइज से है, डिजाइन से नहीं। जब ये मॉडल प्रस्तुत हो गया कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो हम न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की मिला के संख्या को पता क्या बोलते हैं? किसी को पता है? परमाणु भार। सुना है कि नहीं सुना? द्रव्यमान संख्या। इसको प्रदर्शित किस सिंबल से करते हो पता है? वो परमाणु क्रमांक होता है जेड, ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? परमाणु क्रमांक को जेड से और परमाणु भार को ए से। तो यानी कह सकते हो जो परमाणु भार है या ए है वो किनसे मिलकर बना है? प्रोटॉनों धन न्यूट्रॉनों से। और नाभिक की जो स्टाइल है, डिजाइन है, वो हम मानते हैं कि वो गोल है। कैसा है? गोला, गोलीय। नाभिक के आकार को कैसा माना गया? गोलीय। तो गोले का जो आयतन है, और गोले में है क्या? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो कुल मिलाकर गोले का जो आयतन है, नाभिक का आयतन है, वो किस पर निर्भर करेगा? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर। जिस नाभिक के पास ज्यादा प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे उसका आयतन ज्यादा होगा। भाई हीलियम है, छोटा है कि नहीं? 2He4, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 4 है। अब हीलियम की जगह मान लीजिए हम ले लें सोना, ले लें, ज्यादा ऊंचे चले गए, थोड़ा नीचे आ जाओ, चलो सोडियम ले लो। सोडियम का 11 होता है, तो लेकिन इसके परमाणु में 12 और 11 का योग होता है, 23 इसका परमाणु भार होता है। सुना कि नहीं सुना? तो इसका साइज थोड़ा बड़ा नहीं होगा? जब 23 रखोगे चीजें तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कुल मिला के कि नाभिक का जो आकार यानी आयतन है वो किस पर निर्भर करेगा? ए पर। ए माने, अभी लिखना नहीं, बात समझ लो, ए माने न्यूट्रॉनों और प्लस प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु भार कह सकते हो। और हम लोग इसको आयतन को क्या बनेंगे? गोले का आयतन। यानी ये इस पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा बताओ। तो कुल मिला के अगर हम कहें r3, तो ये सब उधर चला जाएगा समानुपाती में। देखो ये सब एक कांस्टेंट बना लेगा। क्या बना लेगा? कांस्टेंट। तो हम क्या मान ले रहे हैं? ये हटा दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, इस चिन्ह को हटा दे रहे हैं। हाँ, r3 प्रोपोर्शनल, चलो अभी प्रोपोर्शनल में डाल देते हैं। कांस्टेंट तो प्रोपोर्शनल में चला ही जाता है, तो जानते हो क्या आप लोग? तो r कुल मिला के निर्भर करेगा a की घात 1/3 नहीं हो जाएगा? बोलो घनमूल ले लो दोनों तरफ। प्रोपोर्शनलिटी हटाते कांस्टेंट आता है। यहां पर एक कांस्टेंट हमने डाल दिया r0। क्या डाल दिया? इसका भी मान निकाला गया प्रैक्टिकल द्वारा, जहां r0 का मान होता है, ध्यान रखना, 1.2 फर्मी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फर्मी। अच्छा, एक फर्मी कितना होता है भी मैं बता दूं आपको। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। तो अगर r0 का मान मीटर में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? देखो, तो ये आकार के लिए ये सूत्र प्रयोग किया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अब इसी बात को। तो लिखिए, नाभिक में मूलतः प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि परमाणु भार बनाते हैं। जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? ए से। ए से प्रदर्शित करते हैं। अतः नाभिक का आयतन समानुपाती परमाणु भार। अब आप ये पूरा मैटर नोट कर लो। अब देखिए बात आती है नाभिक की आकृति, डिजाइन, यानी शेप कैसा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाभिक का शेप बताया था, गोला बताया था।
और गोले का आयतन इस्तेमाल किया, तो आप सोच रहे हो कि सर अब क्या बताने की जरूरत है, बता दियो गोली आकृति है। एक्चुअल में होता क्या है, अध्ययन को सरल बनाने के लिए हम लोग बहुत सी आकृतियों को गोल मान लेते हैं, लेकिन अगर मूल रूप से आकृति पर ही ध्यान देना हो, जैसे बूंद की आकृति क्या गोल होती है? अलग है उसका डिजाइन, लेकिन हम लोग जब सरलता के लिए तो कैसा मान लेते हैं? गोल मान लेते हैं। धरती को हम लोग कैसा कहते हैं? गोल। कैसा कहते हैं? क्या गोल एकदम? पृथ्वी एकदम गोल नहीं है। ये चपटी कौन बोला? अच्छा, ये यहां ही कह रही चपटी है, चिपक गई एकदम। हालांकि इनका भी दोष थोड़ा है, ये जब सुबह सो के उठती तो इनको घूमनी नहीं आती होगी, तो सोचती है अच्छा चपटी है, तभी गोल होती तो घूमनी आती, हम लुढ़क पड़ते इधर उधर, यही ना, इसलिए सोचती होगी। पृथ्वी गोल है, हाँ ये जरूर है। ये उस राजा के खानदान से है, उस राजा ने पहली बार सुकरात को जहर इसी बात पे दिया था, उसने कह दिया था धरती गोल है, राजा का मूड खराब हुआ, कहने बदतमीजी बात कर रहे हो, गोल होती हम लुढ़क जाते। भाई कॉमन सेंस जितना है उतने तो लगाएगा आदमी, सोचता है इतना बड़ा गोला, कितना बड़ा गोला, कैसा भी गोला मतलब ऐसा, तो उसमें खड़े कैसे, लुढ़क कैसे, गिर पड़ते कहीं। तो उस राजा ने कहा इसको पकड़ के लाओ, कौन दार्शनिक है, फिलॉसफी जा रहा है, मेरी जनता को उल्टा सीधा बता रहा है। तो पहली बार जिसने कहा था कि गोल है, उसको जहर दे के मार दिया गया। अब ये चपटी कह रहे उन्हीं के राजा खानदान से हैं। आइए तो सुनो, जैसे पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं है, ओवल है थोड़ा, वो बाद में समझा लेंगे, अभी पहले मैटर सुनो 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 सुनो। अरे अरे गांव वालों सुनो, देखो पूरा गोला नहीं होती पृथ्वी, ये हिस्सा बड़ा होता, ध्यान रखना। इसको हम पोलर त्रिज्या वो बोलते हैं, इक्वेटर त्रिज्या, और इसको पोलर त्रिज्या कहते हैं, ध्रुवीय त्रिज्या। ध्रुवों वाली त्रिज्या का मान छोटा होता है, और जो इक्वेटर वाली त्रिज्या है, ये पोलर है, वो थोड़ी बड़ी होती है। यानी पृथ्वी का ये हिस्सा बड़ा होता है, जैसे ग्लोब होता है ना, ये हिस्सा बड़ा होता है, ये हिस्सा थोड़ा सा छोटा। ऐसे नाभिक में भी यही बिल्कुल ये स्टाइल है, लगभग 10% का अंतर होता है। कितना? अगर एकदम गोल होने को हम 100 नंबर दें सपोज करिए, तो फिर नाभिक को कितने नंबर मिलेंगे गोले के मामले में? 90। यानी 10% डिफरेंस होता है गोले से, बस यही बात लिख देनी है। तो लिखिए, नाभिक वास्तविक रूप में, नाभिक वास्तविक रूप में पूर्ण गोला नहीं है, पूर्ण गोला नहीं है, यह लगभग 10% गोली आकृति से विचलित है। 10% गोली आकृति से, 10 नहीं लिखा मैंने, अच्छा लगभग 10% का चिन्ह लगा दो, चाहे लिख दो, गोली आकृति से विचलित होता है। भटक भटका हुआ होता है, सही कहा। चलो नोट कर लो इस बात को। अब थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं, नाभिक के घनत्व के बारे में, डेंसिटी। वैसे घनत्व का सिंपल सूत्र क्या होता बताओ? अच्छा, किसी को याद है घनत्व का सूत्र? घनत्व बराबर, कॉन्फिडेंस में बोलो, शर्मा क्या बोल रही हो? हाँ ऐसे बोल रहे तभी जुबान पे जैसे कोनो गाली दे रही हूं। अरे बात सही हो तो बोल दो, गाली हो तो गाली दो सीधा धड़ाम से, जैसी बात है। अब द्रव्यमान को मान लो कैपिटल एम कहते हैं, आयतन को वी बोल दे मान लो। अच्छा एक बात समझ लो, जो द्रव्यमान है ना नाभिक का, कौन बनाता है नाभिक के द्रव्यमान को? कौन बनाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके ही तो बनाते हैं, नहीं बताओ? अच्छा तो मान लो एक, और मैंने कहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, होता कि नहीं होता है? तो मान लो एक प्रोटॉन का या एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल है, मैं थोड़ी देर के लिए, इसका मान तुम्हें पता है, तुम्हें पता होगा, याद है मैंने लिखाया था 0 चैप्टर में, 1.67 10⁻27 किलोग्राम, नहीं याद आ रहा? अब वो मान नहीं रख रहे, मैं भी केवल सिंबल में लिख रहे हैं। मान लो एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन लगभग बराबर मानते हैं दोनों का, वो m है, और टोटल मिला के प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को टोटल मिला के ए बोलते हो कि नहीं बोलते बताओ? तो नाभिक में ए होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलके,
और एक का हो गया स्मॉल m, तो टोटल कितना हो गया m ही नहीं हो गया, ये द्रव्यमान हुआ। और आयतन तो हमने कहा था, आयतन किस पर निर्भर करता है, याद है, a पर ही तो भी निर्भर करता है। और 4/3 पाई आर क्यूब नहीं बताया था मैंने। तो जो आयतन बनेगा, ध्यान देना, वो 4/3 पाई आर, जो भी मान लो आर क्यूब, ठीक है। ये हम पूरे का मानेंगे, देखो ध्यान देना, पूरे नाभिक का ना मान के हम उनका मानेंगे प्रोटॉनों, उनके मतलब ये स्मॉल आर त्रिज्या किसकी ले ली हमने, उसकी एक न्यूट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन की, कुछ प्रोटॉन की मतलब। और टोटल संख्या के साथ हम देख लें, वो टोटल संख्या कितनी होती है हमारी ए। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन हमसे बचा रहे, खाली रिजल्ट पे पहुंचा रहे, सब मान रखे जाएंगे। तो आंसर आता है 2 × 10⁻17। कितना होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अब सुनना जरा, इसका मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी संख्या है। लोहे का जो घनत्व होता है वो होता है 8 × 10⁻3 केवल, यानी इसमें कितने जीरो होते हैं, और इसमें कितने हैं, लोहे से कई गुना 15 पावर एक्स्ट्रा है, लगभग 14 तो मान ही लो, है ना। 14 पावर को गिनो, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन ट्रिलियन 10 ट्रिलियन 100 ट्रिलियन, तो 10 ट्रिलियन गुना, 10 ट्रिलियन गुना नाभिक भारी होता है लोहे से भी। ये जो घनत्व है ये ब्रह्मांड में सिर्फ 2 जगह होता है, एक तो नाभिक के अंदर होता है और दूसरा एक होता है न्यूट्रॉन स्टार, किसी नाम सुना हो शायद। ब्रह्मांड में कुछ स्टार्स हैं जिनका नाम है न्यूट्रॉन स्टार। वहां इतना ज्यादा घनत्व होता है कि वहां कोई प्रकाश जाए भी तो वापस नहीं आता, क्योंकि घनत्व है तो फंस जाता, प्रकाश तक फंस जाता, सोचो, पलट के वापस नहीं आता है। तो लिख देना ये इसका घनत्व, लास्ट में नोट करके लिख लो न्यूट्रॉन स्टार का भी घनत्व। ये तुम्हारे अलग जान, ये केवल जीके का प्रश्न बता दे रहे हैं तुम्हें। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा घनत्व कहां पाया जाता है, न्यूट्रॉन स्टार में। नाभिक में तो बता ही दिया कैलकुलेशन। तो लिख देना न्यूट्रॉन स्टार का भी, स्टार माने तारा, न्यूट्रॉन स्टार का भी घनत्व इतना ही होता है, लिख लो, नोट कर लो बच्चा लोग, सब लोग चलो।